Today we are going to start class 10th mathematics chapter number 5 which is arithmetic progression. स्टूडेंट, हम लोगों ने 4 चैप्टर तक कंप्लीट किया है। इसके बाद जो हमारा 5वां चैप्टर है वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की डेफिनेशन मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ। डेफिनेशन से आपको बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं होगा, इसलिए उसके बाद मैं आपको एक एग्जांपल, रियल लाइफ बेस्ड एग्जांपल दूंगा, जिससे आप लोगों को काफ़ी अच्छे से समझ में आएगा कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का रियल लाइफ में कैसे यूज़ है, डेली लाइफ में हम लोग इसको कैसे यूज़ करते हैं, इस पर भी हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन देखते हैं। इसकी डेफिनेशन है कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज अ लिस्ट of numbers in which each term is obtained by adding a fixed number to the preceding term except the first term। ये है आपके डेफिनेशन, जो कि बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं हुई होगी, इसलिए मैं आप लोगों को रियल लाइफ एप्लीकेशन पे आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। जैसे मान लीजिए कि किसी की जॉब लगती है, तो उसकी स्टार्टिंग जो सैलरी है, पहले साल की जो सैलरी है उसकी मान लीजिए कि 5000 है, ठीक है। यानी स्टार्टिंग सैलरी वो कितनी है, स्टार्टिंग सैलरी ₹5000, ठीक है, ये है। और कंपनी ने एक आपको ऑफर ये दिया है कि पर मंथ आपकी सैलरी इंक्रीमेंट होगी, ठीक है। यानी पहली साल आपकी सैलरी अगर 5000 है, तो पर मंथ जो सैलरी है वो 1000 इंक्रीमेंट होगा उसका, ये एक फिक्स कर दिया है, ठीक है। तो इंक्रीमेंट जो आपका है इन पर ईयर, 1000 का आपका इंक्रीमेंट है, ठीक है। पहली साल में आपकी सैलरी 5000 है, उसके बाद हर साल आपकी सैलरी 1000 इंक्रीमेंट होती रहेगी। तो अगर हम बात करें फर्स्ट ईयर की, तो फर्स्ट ईयर में उसकी सैलरी कितनी होगी, सेकेंड ईयर में कितनी होगी, थर्ड ईयर में कितनी होगी, फोर्थ ईयर में कितनी होगी, ठीक है। और ऐसे ही अगर फिफ्थ ईयर की बात करें तो कितनी होगी। अगर इस पर हम बात करें तो फर्स्ट ईयर में आप खुद बताइए कि सैलरी आप कितनी होगी। फर्स्ट ईयर में तो सैलरी आपकी 5000 ही होगी, ठीक है। नेक्स्ट ईयर आपके ये कितनी हो जाएगी, यानी 1000 आपको ऐड हो जाएगा, यानी आपके 6000 हो जाएगी। इस तरीके से थर्ड में 7000, फोर्थ में आपके 8000 और उसके बाद फिफ्थ में 9000। इस तरीके से अगर मैं बात करूं कि अगर किसी की सैलरी फर्स्ट ईयर में 5000 है, तो उसकी 5 साल के बाद अगर पर ईयर 1000 का इंक्रीमेंट होता है, तो 5 साल के बाद उसकी सैलरी कितनी होगी, तो उसकी 5 साल के बाद सैलरी कितनी आएगी, 9000 हो जाएगी, ठीक है। अब डेफिनेशन देखते हैं कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज अ लिस्ट ऑफ नंबर, यानी अगर मैं इसको कॉमन से सेपरेट करके बात करूँ, अगर मैं इसको 5000, उसके बाद 6000, उसके बाद 7000, उसके बाद 8000, उसके बाद 9000, ठीक है। इसको हमने कामा से सेपरेट कर दिया है। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज अ लिस्ट ऑफ नंबर, ये लिस्ट ऑफ नंबर है इन विच ईच टर्म इज ऑब्टेन बाय एडिंग अ फिक्स नंबर। जो इसका सभी नंबर है ना, ईच टर्म वो कैसे हो रहा है, ऐड हो रहा है, कैसे, एक फिक्स नंबर से ऐड हो रहा है, ठीक है। नंबर टू द प्रीसीडिंग टर्म, यानी पिछले टर्म से आपके एक फिक्स नंबर से ऐड हो रहा है, एक्सेप्ट द फर्स्ट नंबर, और फर्स्ट नंबर को छोड़ के। यानी अगर मैं बात करूं सेकंड नंबर की, तो सेकंड वाला नंबर जो है वो ऐड हुआ है, उसमें कुछ ऐड हुआ है, यानी फर्स्ट वाले नंबर में कुछ ऐड हुआ है, तभी जाके सेकंड वाला नंबर मिला है, ठीक है। या हम ये कह सकते हैं कि लिस्ट ऑफ नंबर इन विच ईच टर्म इज ऑब्टेन बाय एडिंग अ फिक्स नंबर, इसमें कुछ ऐड हुआ है, इसमें कुछ ऐड हुआ है तो ये नंबर मिला है आपको, ठीक है। इसमें आपको कुछ ऐड हुआ है तो ये नंबर मिला है, तो वो फिक्स नंबर ऐड हुआ है, कुछ फिक्स नंबर ऐड हुआ है, ठीक है। और वो फिक्स नंबर क्या ऐड हुआ है, 1000 ऐड हुआ है। तो सभी जितने भी आपके पास यहाँ पे टर्म दिख रहे हैं, सभी में आपको कुछ फिक्स नंबर ऐड हुए हैं, तभी मिला है वो नंबर, ठीक है। पिछले नंबर में कुछ फिक्स नंबर ऐड हुआ है तो अगला नंबर मिला है। अगर मैं इसकी बात करूं तो इसकी प्रीसीडिंग में
कुछ ऐड हुआ है फिक्स नंबर तो ये वाला मिला है। ऐसे इसकी बात करूँ तो इसमें कुछ ऐड हुआ है तो ये नंबर मिला है। ठीक है, तो वो फिक्स नंबर, उस फिक्स नंबर, तो वो हमारा फिक्स नंबर क्या है, वो हमारा फिक्स नंबर 1000 है। ठीक है, तो वो जो फिक्स नंबर है, इस फिक्स नंबर को हम लोग बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। ठीक है, यानी यहाँ पे जो भी डिफरेंस होगा वो कितना होगा, 1000 का। यहाँ पे जितना भी डिफरेंस होगा वो 1000 का होगा। तो ऐसी सीरीज को ऐसे टर्म को आपको क्या बोलते हैं, एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। ऐसे प्रोग्रेशन को हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। ठीक है, तो इस पे जैसे मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ यहाँ पे। जैसे हमारे पास यहाँ 2 है, इस तरीके से 4 है, ये 6 है, ये 8 है, ठीक है, ये 10 है। आप खुद देखिए कि पहले नंबर में कुछ ऐड हुआ है तो दूसरा नंबर मिला है। ठीक है, दूसरे नंबर में कुछ ऐड हुआ है तो तीसरा नंबर मिला है। तो वो फिक्स नंबर क्या ऐड हुआ है, तो वो फिक्स नंबर, यानी पहले में 2 ऐड हुआ है तो 4 मिला है, इसमें 2 ऐड हुआ है तो 6 मिला है। तो यानी वो फिक्स नंबर क्या है, वो फिक्स नंबर आपका 2 है, जिसे हम क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस। और इसको शो करते हैं स्मॉल डी से। किससे शो करते हैं, स्मॉल डी से। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे यहाँ पे 1 3 5 7 9। ठीक है, तो ये आपके अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। ठीक है, एक चीज और आपको यहाँ ध्यान देना है कि अगर मान लीजिए यहाँ पे 3 डाट है, तो इस 3 डाट का मतलब है कि ये आपके कितने टर्म है इसमें, 1 2 3 4 5। यहाँ पे आपको कुल मिला के आपको 5 टर्म है। तो ये इसलिए ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, क्योंकि इसमें कॉमन जो डिफरेंस है वो 2 का है, तो इसलिए ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। और ये फाइनाइट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, यानी आपके पास फाइनाइट है नंबर, आपको टोटल कितने टर्म है, 1 2 3 4 5 टर्म है, फाइनाइट है, इसलिए इसको हम बोलते हैं फाइनाइट एपी, फाइनाइट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। यहाँ पे 1 3 5 7 9 और ऐसे ही आपको एंड सो ऑन आपको चलता रहेगा। इसलिए इस एपी को हम लोग क्या बोलेंगे, इनफाइनाइट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन 2 टाइप की होती है, एक होती है फाइनाइट, दूसरी होती है इनफाइनाइट। फाइनाइट उसको बोलते हैं जो आपके फाइनाइट, जिसमें आपको फाइनाइट टर्म हो, और इनफाइनाइट उसको बोलते हैं जिसमें आपको इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म हो, यानी वो आपके कहाँ तक है उसको पता नहीं है, यानी इनफाइनाइट पे है। ठीक है, तो 2 टाइप की आपको ये होती है। तो जनरल अगर मैं बात करूँ तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की, तो अब आपके पास ये चीजें क्लियर हो गई होगी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या किसको बोलते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कि 5 9 उसके बाद है 10, उसके बाद है 12। तो अगर मैं पूछूं इसमें कि क्या ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, तो आप चेक कीजिए कि इसके बीच में कॉमन डिफरेंस कितना है। देखिए यहाँ पे 5 और 9 है ना, इनके बीच का कॉमन डिफरेंस 4 है, और इनके बीच का कॉमन डिफरेंस कितना है, 1 है। तो ये आपके अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं हुई, यानी ये एपी में नहीं है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होने के लिए इनके नंबर्स के कॉमन डिफरेंस जो है उनके कितने होने चाहिए, आपके इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपके अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में नहीं है। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को अगर मैं बात करूं तो और किस तरीके से शो किया जाता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को। जैसे आपको A1 A2 A3 A4 डैश डैश डैश, या इसी को हम लोग T1 फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, या आपके जो जनरल एपी होती है, जनरल फॉर्म ऑफ एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, वो क्या होती है, फर्स्ट टर्म को हम लोग किससे शो करते हैं, ए से, और सेकेंड टर्म में कुछ चीजें ऐड होती हैं जिसे हम क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस बोलते हैं, जिसको हम लोग किससे शो करते हैं, स्मॉल डी से। यानी फर्स्ट टर्म में ही अगर मैं डी को जोड़ दूं तो वो हमारा क्या बन जाता है, सेकेंड टर्म बन जाता है। नेक्स्ट अगर बात करूं इसमें, यानी एक और डी अगर जुड़ जाए, एक और डी, तो वो थर्ड टर्म हो जाएगा, यानी a + 2d हो जाता है।
वो थर्ड टर्म। और अगर बात करें फोर्थ टर्म की तो इसमें एक और टर्म जुड़ जाएगा, तो वो हमारा a प्लस 3d यानी आपके फोर्थ तक मिल जाएगा। इस तरीके से आपको इनफाइनाइट तक की बात की जाए तो आपको टर्म वो मिलते रहेंगे। ठीक है, तो आप ये देखिए कि अगर ये फर्स्ट टर्म है तो सिर्फ a है, सेकंड टर्म में d a प्लस डी है, थर्ड टर्म में a प्लस 2d है। आप क्या देख रहे हैं कि फर्स्ट टर्म तो सिर्फ a है, सेकंड टर्म में 1d है, थर्ड टर्म में आपके 2d है, यानी थर्ड टर्म है तो 2d है, फोर्थ टर्म है तो 3d है। अगर मैं बात करूं कि मैं लिखूं कि फर्स्ट टर्म क्या होगा हमारा, तो t1 यानी फर्स्ट टर्म हमारा क्या होगा, a होगा, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, फर्स्ट टर्म। ठीक है, इस तरीके से अगर मैं सेकेंड टर्म की बात करूं तो सेकेंड टर्म a प्लस डी होता है। ठीक है, अगर थर्ड टर्म की बात करें तो a प्लस 2d। इट मीन्स अगर ये 3 है तो वो एक कम d होता है, a प्लस, और यहाँ पे एक कम हो जाएगा d, जितना यहाँ पे टर्म की बात करेंगे उससे एक कम। अगर फोर्थ टर्म की बात की जाए तो a प्लस 3d। इस तरीके से अगर एन टर्म की बात की जाए, एन टर्म की यानी टी एन, तो वो कितना होगा, a प्लस, देखिए एन है, ये 4 था तो एक कम हो गया था, 4 माइनस 1 यानी 4 माइनस 1d यानी 3d। तो इस तरीके से n माइनस 1 हो जाएगा यहाँ, n माइनस 1 इंटू डी, ये n टर्म है। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपके एपी का जनरल जो फॉर्म है वो ये होता है, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d। तो अगर आपको कुछ एक एपी सीरीज पर एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बनाना है तो आपके पास दो चीजें का होना बहुत जरूरी है। एक आप ए होना चाहिए आपके यानी फर्स्ट टर्म, दूसरे आपके कॉमन डिफरेंस यानी डी की वैल्यू आपके पास अगर होगी तो आप कोई भी एपी के कोई सा भी टर्म आप फाइंड कर सकते हैं या फिर कोई भी एपी आप बना सकते हैं। ठीक है, अगर ए और डी आपके पास है तो आप एपी बड़े आराम से बना सकते हैं। तो आपका पहला कॉन्सेप्ट अब इसमें यही है कि अगर आप अर्थमेटिक पढ़ रहे हैं तो ए और डी आप कहीं से ढूंढ निकालिए उस क्वेश्चन से, और आपको जो भी चीजें पूछा है आप बड़े आराम से फार्मूले में पुट करते जाइए और आपको मिलता जाएगा। तो किसी भी फार्मूले में अगर आपको एपी पुट करना हो तो ए और डी का होना जरूरी है। ठीक है, अब इसी चैप्टर से एक्सरसाइज 5.1 से हम एक क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर हम 2 देखेंगे, जो कि जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा उसको हम स्किप कर रहे हैं, यानी फर्स्ट क्वेश्चन में 4 पार्ट है उसको स्किप करके उसको हम बाद में करा देंगे। पहले हम सेकंड क्वेश्चन करेंगे। सेकंड क्वेश्चन काफी इजी है जिससे हम लोगों को एपी सीखने में काफी मदद मिलेगी। तो पहले हम क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, उसके बाद कुछ और भी क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 2 है, उसका फर्स्ट पार्ट है। ठीक है, राइट द फर्स्ट 4 टर्म, आपको फर्स्ट 4 टर्म बताना है ऑफ द एपी व्हेन द फर्स्ट टर्म ए, जिसको मैंने बताया था कि फर्स्ट टर्म को किससे शो करते हैं एपी में, स्मॉल ए से, एंड कॉमन डिफरेंस स्मॉल डी यानी कॉमन डिफरेंस स्मॉल डी से शो करते हैं। इस गिवन आपको ए और डी की वैल्यू यानी फर्स्ट टर्म और आपके कॉमन डिफरेंस स्मॉल डी की वैल्यू गिवन है, तो आप उस एपी का फोर्थ टर्म बता दीजिए। तो आपको पता है कि जो जनरल फॉर्म होता है एपी का, यानी जो फर्स्ट टर्म होता है यानी t1 वो कितना होता है, t1 t2 t3 t4। फर्स्ट टर्म जो होता है वो a होता है, सेकेंड टर्म a प्लस डी होता है, थर्ड टर्म जो होता है a प्लस 2d होता है, फोर्थ टर्म a प्लस 3d। ठीक है, केवल आपको 4 टर्म की बात किया था। तो a की वैल्यू कितनी है आपके पास 10 है, तो ये आपका 10 हो जाएगा। ठीक है, और a की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 10 है, और b की वैल्यू आपको कितनी है 10 है। ठीक है, यहाँ पे a की वैल्यू आपके 10 है प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई डी की वैल्यू भी 10 है, और यहाँ से a की वैल्यू 10 है और प्लस d की वैल्यू आपके 10 है। तो इस तरीके से अब इसको थोड़ा सिंप्लीफिकेशन करते हैं तो 10 प्लस 10 यानी 20 होता है, और यहाँ पे 10 प्लस 10 टू ज़र 20 प्लस 10 30, इस तरीके से 30 प्लस 10 40। तो ये आपके एपी मिल गए हैं, यानी ये फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, तो ये आपके क्या हो जाएंगे, ये आपका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से ये आपका आंसर मिलेगा। ठीक है, काफी इजी क्वेश्चन था। तो अगर आपको कहे कि इस एपी का आप 15th टर्म बताइए, 15th टर्म, तो T15th जब लिखेंगे आप, ठीक है, T15th
तो ये क्या हो जाएगा a प्लस 14d। ठीक है, अगर 10 टर्म की बात करें तो t10 इज इक्वल टू a प्लस 9d, और a और d की वैल्यू है तो आपको 10 टर्म मिल जाएगा। ठीक है, अच्छा अगर मैं ए 100 की बात करूं यानी 100 टर्म की, तो ए स्मॉल a 100 भी लिख सकते हैं, यानी टर्म को हम a1 a2 a3 से भी शो कर सकते हैं ना, हमने बताया था a1 a2 a3, या a15 लिखो। a15 इसका मतलब है कि एपी का 15 टर्म की बात कर रहे हैं, इसका मतलब ये भी है। ठीक है, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा कि कहीं टी है कहीं पे a15 है, या आप लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं कि 15th टर्म या 10th टर्म क्या होगा। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट, जो कि काफी इजी था। इसमें बचे हुए पार्ट्स आप कर लीजिएगा। ठीक है, अब इसका हम लोग क्वेश्चन नंबर थर्ड का तो बहुत काफी इजी है, लेकिन हम लोग थर्ड करने जा रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है कि राइट द फर्स्ट एंड कॉमन डिफरेंस। आपको एक एपी दी हुई है। ठीक है, एक एपी दी है और इस एपी का हमें फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस आपको चाहिए। ये तो एपी में है, ठीक है, तब आपको कॉमन डिफरेंस चाहिए और फर्स्ट टर्म चाहिए। तो फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा आपका, यानी ए, तो ये आपका फर्स्ट टर्म है 3। इट्स वेरी इजी। कॉमन डिफरेंस जिसे हम डी से शो करते हैं। ठीक है, तो कॉमन डिफरेंस क्या होता है ये तो मैंने आपको बताया था, लेकिन ये मैं नहीं बता पाया कि कॉमन डिफरेंस कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, तो कॉमन डिफरेंस फाइंड करने के लिए यानी T2 में से आप T1 को माइनस कर दीजिए, या कॉमन डिफरेंस को निकालना है तो T3 में से आप T2 को माइनस कर दीजिए, या कॉमन डिफरेंस आपको निकालना है तो T4 में से T3 को माइनस कर लीजिए। तो किसी भी तरीके से आप निकाल सकते हैं। मीन्स आपकी कोई अगर एपी आपको दी हुई है तो आपको अगले में से पिछले वाले को माइनस करेंगे तो वो आपको कॉमन डिफरेंस दे देगा सभी, यानी आपको यहाँ से इसमें से इसको माइनस करेंगे तब भी निकल जाएगा, इसमें से इसको माइनस करेंगे तब भी निकलेगा, इसमें से इसको माइनस करेंगे तब भी निकलेगा, और हर हाल में क्या निकलेगा आपको डी की वैल्यू आपको सेम ही मिलेगी। ठीक है, तो ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है, और अर्थमेटिक अगर प्रोग्रेशन में है तो सभी जगह से आपको डी की वैल्यू सेम ही आनी चाहिए। अगर सेम नहीं आती है तो इसका मतलब ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है ही नहीं। तो इसमें पहले ही बोल दिया था कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है, इसलिए डी की वैल्यू सेम आती है। देखते हैं कैसे। तो डी T2 की वैल्यू हमारे पास कितनी है 3 है, सॉरी 1 है, 1 माइनस माइनस करना है, और T1 की वैल्यू कितनी है 3 है। इस तरीके से ये कितना आएगा आपका -2 आ रहा है। यहाँ पे बात की है T3 की वैल्यू -1 है और हम माइनस कर रहे हैं, और T2 की वैल्यू हमारे पास 1 है, इस तरीके से ये -2 हो रहा है। ठीक है, बट यहाँ पे बात करते हैं T4 की वैल्यू -3 है, माइनस कर रहे हैं, माइनस कौन सा एलिमेंट करेंगे -3 का और T3 का, तो -1 है, इस तरीके से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो -3 + 1 आपके -2 मिलेगा। तो आप देखिए कॉमन डिफरेंस किसी भी तरीके से आप निकाल सकते हैं, या तो आप T2 - T1 कीजिए, T3 - T2 कीजिए, या T4, यानी कितनी भी आपको लेंथी आपको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दी हुई है उसमें से कहीं से भी आप, लेकिन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में वो होनी चाहिए, तभी आपको डी की वैल्यू निकल के आएगी। ठीक है, तो इस तरीके से ये थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट था। इसमें जो बचे हुए पोर्शन है वो आप कर लीजिएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपी। ठीक है, इफ दे फॉर्म एन एपी फाइंड द कॉमन डिफरेंस डी एंड राइट 3 मोर टर्म। ठीक है, 3 मोर टर्म्स आपको बताने हैं। यहाँ पे दो पार्ट हमने लिया है फोर्थ का, एक फर्स्ट है ये सेकंड है। पहले हम फर्स्ट देखेंगे उसके बाद सेकंड देखेंगे। तो आपको ये चेक करना है कि ये एपी में है कि नहीं है। अगर एपी में है तो इसके 3 और टर्म कॉमन डिफरेंस यानी डी की वैल्यू बताइए, और 3 और टर्म आपको बताइए अगर एपी में है तो पहले तो हम ये चेक करते हैं कि इसका ये एपी में है कि नहीं है। तो एपी में है ये चेक करने के लिए आप कॉमन डिफरेंस निकालिए, और कॉमन डिफरेंस आप 2 जगह से निकालिएगा। ठीक है, तो देखिए कॉमन डिफरेंस डी निकालते हैं। एक तो T2 - T1 कर दे रहे हैं,
ठीक है। तो T2 माइनस T1 देखते हैं, तो T2 कितना आपका 4 है और माइनस T1 की वैल्यू 2 है। इस तरीके से आपको 4 माइनस 2 यानी 2 मिला हुआ है, D की वैल्यू यहाँ पे 2 मिली हुई है। ठीक है, एक जगह और निकालेंगे D की वैल्यू, यानी T3 माइनस T2। तो अब T3 की वैल्यू कितनी है, 8 है, और T2 की वैल्यू कितनी है, 4 है। यहाँ से आपको कितनी मिली हुई है, 4। तो आप देखिए यहाँ पे D मैच नहीं कर रहा है, डी की वैल्यू आपको डिफरेंट आ गई है। तब आप क्या कहेंगे कि ये जो आपको दी हुई थी प्रोग्रेशन था वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं था, यानी कॉमन डिफरेंस की वैल्यू सेम नहीं है। इसलिए हम कह देंगे कि इट इज नॉट एन एपी, इट इज नॉट एन एपी। तो ये एपी में नहीं है, बस ये आपका हो गया। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर इसी का सेकेंड पार्ट देखते हैं। ठीक है, सेकेंड पार्ट में भी हम डी वैल्यू की वैल्यू निकालते हैं। तो डी इज इक्वल टू हम T2 माइनस T1 चेक करते हैं। T2 की वैल्यू 5/2 है, माइनस T1 की वैल्यू 2 है। एलसीएम हमारा 2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 5 माइनस 2 टू ज़ 4, इस तरीके से ये आपका 1/2 आ गया है। तो ये डी की वैल्यू निकली है। यहाँ से एक बार और डी की वैल्यू चेक करते हैं। डी इज इक्वल टू 3 माइनस T2। तो डी इज इक्वल टू T3 कितना है आपका 3 है, माइनस T2 कितना है आपका 5/2। एलसीएम लेते हैं, तो एलसीएम आपका 2 आता है, 2 3 6 माइनस 5, तो कितना आएगा 1/2। तो डी की वैल्यू 1/2 आ गई है। अगर आपको नहीं यकीन हो रहा तो एक और टर्म आप लेके चेक कर लीजिए, आपको डी की वैल्यू एग्जैक्ट आ रही है, यानी इक्वल आ रही है। ठीक है, तो ये आपके एपी में है। ठीक है, इट इज एन एपी, ये एक एपी है। ठीक है, अब एपी है तो इसके 3 और टर्म आपको बताना है। तो 3 और टर्म कितने टर्म किए थे, 1 2 3 4 टर्म दिए थे। आपको 5th टर्म, 6th टर्म, 7th टर्म आपको बताना है। 4 दिए थे, 3 और बताना है। तो 3 कौन सा बताना है, 5वां टर्म बताना है। इस तरीके से आपको T5 बताना है। ठीक है, तो T5 कितना होगा, यानी A प्लस कितना होगा 4D। ठीक है, ए की वैल्यू आप कितना है, यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी है, ए इज इक्वल टू आप यहाँ पे लिख सकते हैं, ए इज इक्वल टू कितना दिया है, ए इज इक्वल टू 2 है। ठीक, फर्स्ट टर्म को ही ए बोलते हैं, तो ए हमारा 2 है। तो यहाँ कैलकुलेट करते हैं, तो 2 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाई डी की वैल्यू आपको निकालना है 1/2 है, तो 1/2, तो 2 1 से 2, 2 2 4, यानी 2 प्लस 2 यानी 4 हो रहा है। T5 की वैल्यू आपको 4 मिली हुई है। ठीक है, T6 देखते हैं, तो T6 इज इक्वल टू ए प्लस 5D। तो ए की वैल्यू आपके पास 2 है, प्लस 5 मल्टीप्लाई बाई डी की वैल्यू 1/2 है। तो इस तरीके से 2 प्लस 5/2, यहाँ से डायरेक्ट एलसीएम ले सकते हैं। ठीक है, एलसीएम हमारा हो जाएगा 2। ठीक है, और ये हो जाएगा 2 2 4 प्लस ये 5 हो जाएगा, 4 प्लस 5 9/2। T6 आपका 9/2 आया है। एक और टर्म चाहिए हमें। ठीक है, यहाँ पे निकाल दे रहे हैं, तो T7 कितना होगा, A प्लस 6D। तो A कितना 2 है, प्लस 6 मल्टीप्लाई बाई डी की वैल्यू 1/2 है, 2 1 से 2, 2 3 से 6, तो यहाँ पे 2 प्लस 3 यानी 5 आया है। तो T7 आपका है 5। ठीक है, तो आपके पास पूरी सीरीज क्या हो जाए, पूरा एपी क्या होगा उसको मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। ठीक है, ये इस पोर्शन में लिख दे रहा हूँ। तो आपके जो पहले वाला टर्म था वो आपके क्या था, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, इतने में हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, ये 2 था, ये 5/2 था, ये 3 था, ये 7/2 है। ठीक है, अगला 3 टर्म हमारा क्या हुआ है, 4 है, 4, और ये आपका 9/2 है। नेक्स्ट हमारा 5 आ रहा है। ठीक है, तो आपके ये 3 टर्म हो गए। आप यहाँ से चाहो तो अंडरलाइन भी कर सकते हो, या आप इसको कोई बात नहीं अंडरलाइन ही कर दीजिए, आपको पता चल जाएगा ये आपके 3 और मोर टर्म हो गए। ठीक है, तो इस तरीके से इसमें बचे हुए क्वेश्चन को आप ज़रूर कर लीजिएगा। इसमें जो क्वेश्चन नहीं आएगा वो कमेंट कीजिएगा, तो मैं आपको उसका नोट्स दे दूँगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।